हमारे यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें से हर गैलेक्सी में ना जाने कितने ऐसे दानव छिपे बैठे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आसपास के एनवायरनमेंट और ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण इनको पहचाना जा सकता है। वैसे तो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे दानव मौजूद हैं, लेकिन ये दानव यानी ब्लैक होल्स वेरी डेंजरस बिकॉज ये जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ पर कई सौ लाइट ईयर्स दूर तक कोई सोलर सिस्टम्स मौजूद नहीं होता है। और अब तक के स्टडी के अनुसार जितनी बड़ी गैलेक्सी होगी उसके अंदर उतने ही बड़े ब्लैक होल्स मौजूद होते हैं। ये ब्लैक होल जिस समय बनते हैं उस समय ये अपने चरम पर होते हैं और उसके कुछ करोड़ों साल बाद ये स्पेस में इवेपोरेट हो जाते हैं और अपनी एग्जिस्टेंस को खो देते हैं। ब्लैक होल स्पेस में खाली जगह के अलावा कुछ और नहीं होता, लेकिन इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है जिसके कारण इससे कोई बच नहीं पाता। लेकिन आपने कई बार पढ़ा होगा कि गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल ही क्यों पाया जाता है और ऐसा क्यों होता है, और क्या गैलेक्सी के क्रिएशन में ब्लैक होल का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में ही क्यों होता है। 1960 की शुरुआत में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एस्ट्रोनॉमर्स मार्टिन स्मिथ ने एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी की। उन्होंने पाया कि बहुत दूर से आ रही रेडियो वेवलेंथ अजीबोगरीब तरीके से चमक रही है, और उन्होंने ऐसे कई चमकते हुए स्टार्स को भी देखा जिसमें से 3C273 स्टार का एक स्पेक्ट्रम उन्होंने प्राप्त किया और पाया कि ये हमसे इतनी दूर हैं, फिर भी इतना कैसे चमक सकते हैं। यह एक तारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि एक दूरस्थ असाधारण रूप से एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट था जो कुछ क्वासिक स्टेलर ऑब्जेक्ट या क्वाजर जैसा लग रहा था। और काफी वर्षों तक यह रहस्य ही बना रहा कि क्या क्वाजर का राज है, और इस क्वाजर ने एस्ट्रोनॉमर्स को हर एक वे पर गलत साबित किया। इसकी स्पेक्ट्रम लाइन में स्पेक्ट्रम लाल सिरे की ओर एक अनबिलीवेबल मात्रा में शिफ्ट हो जाता। इसकी चमक का कारण उन्हें यूनिवर्स की सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना था। एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि यूनिवर्स के इतिहास में स्पष्ट रूप से इतनी जल्दी इतने अमाउंट में एनर्जी कैसे फ्लो हो सकती है, और पहला क्वाजर 3C273 हमसे 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। लेकिन सोचने की बात यही है कि इस जबरदस्त दूरी के होने के बावजूद भी यह इसी तरीके से चमक रहा है, जिसे इतिहास में रही दूरबीनों से भी देखा जा सकता है, और JWST की मदद से हम इसको क्लियर देख सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन यही थी कि एक स्टार से दिखने वाले ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी ऑफ अमाउंट मिल कहां से रहा है कि वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के टोटल एनर्जी प्रोड्यूसिंग से कई हजार गुना एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि ये ऑब्जेक्ट कुछ महीनों या कुछ दिनों में अपने लाइट प्रोड्यूसिंग से भिन्न होते हैं। इस हिसाब से देखें तो इस टाइप के छोटे ऑब्जेक्ट्स और भी होने चाहिए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते रहे और धीरे धीरे क्वाजर की खोज में तेजी आई और एस्ट्रोनॉमर्स ने क्वाजर के बारे में कई और नए खुलासे किए। एस्ट्रोनॉमर्स को स्टार जैसे और भी ऑब्जेक्ट्स मिले जिनका कलर स्टार से बिल्कुल अलग था, और साथ ही वे एक्सरे का उत्सर्जन यानी स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव आउटपुट कर रहे थे। प्रेजेंट्स में देखें तो 3C273 को डिस्कवर्ड किए हुए 60 साल हो चुके हैं, और हमारे पास अब तक 1,80,000 से अधिक क्वाजर की जानकारी मौजूद है। 1970 और 1980 के दशक के अंत में एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाना शुरू कर दिया कि ये ऑब्जेक्ट्स आखिर कैसे बन रहे हैं, लेकिन क्वाजर की बड़ी संख्या में प्रतीत होने वाली रिलेटेड ऑब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन में ये फिट होती है कि जिन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई यानी AGN कहते हैं। अब तक एस्ट्रोनॉमर्स को एहसास हो चुका था कि सभी प्रकार की एक्टिव गैलेक्सीज जैसे क्वाजर, सेफर्ड गैलेक्सीज, BL लेकर्ट ऑब्जेक्ट्स, रेडियो गैलेक्सीज अन्य सभी आपस में अजीब थे, पर इन सभी में से एक बात कॉमन थी कि इन सभी गैलेक्सीज को इनके केंद्र में स्थित ब्लैक होल द्वारा ड्राइव किया जा रहा था, और इस केंद्र में स्थित
केंद्रीय इंजन यानी कि ब्लैक होल का फ्यूल था स्टार्स, गैसेस और धूल के कण जो इसे जल्दी से घुमाते थे, जो कि एक हाई पावर जेट ऑफ रेडिएशन बनाते हैं जो एनर्जी का अमेजिंग आउटपुट प्रोड्यूस करती है, जिसे हम क्वासर के रूप में देखते हैं। 1990 के दशक के आते आते एस्ट्रोनॉमर्स को बिलीव हुआ कि एजियन एक ही प्राणी के अलग अलग रंग हैं, जो हमें कुछ डिफरेंट जानवरों की तरह ही दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लाइट स्पेक्ट्रम में कुछ ही लाइट्स को देख सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं देख सकते। लेकिन हबल टेलीस्कोप ने भी ऐसी कई गैलेक्सियों के सेंटर पर राक्षस यानी ब्लैक होल को देखा, यहाँ तक कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे जैसी सिंपलेस्ट गैलेक्सी की तस्वीर सामने आई तो उसमें भी पाया गया कि इनके सेंटर में क्वासर और ब्लैक होल यूनिवर्स में कैसे फिट बैठ सकते हैं। और इस पूरी स्टडी से सामने आया कि ड्वार्फ के अलावा अधिकतर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल ही होते हैं और शायद किसी गैलेक्सी का निर्माण भी इन्हीं ब्लैक होल द्वारा होता है, क्योंकि जब किसी गैलेक्सी का निर्माण हो रहा होता है तब ब्लैक होल अधिक मात्रा में किसी मैटर को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसलिए यह भी कहा जाता है कि यूनिवर्स के प्रारंभिक समय में ब्लैक होल मौजूद था, जो कि बेहद ही पावरफुल था, लेकिन ये एक भूखे इंजन के रूप में कार्य करता था, जिसका खाना था धूल, मिट्टी आदि कण। और इसी तरह से गैलेक्सीज और क्वासर बनने शुरू हुए। और इसी से ये भी पता चलता है कि अधिकांश क्वासर इतने दूर क्यों होते हैं। जैसे हमें पता है कि ब्लैक होल इतने डेंस होते हैं कि ये कुछ भी नहीं छोड़ते, और यही कारण होता है इनके अस्तित्व खत्म होने का, क्योंकि जब ब्लैक होल गैलेक्सी के केंद्र को अधिक से अधिक निगल जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट मैटर इनसे बहुत दूर होते हैं, जिससे ये उन्हें निगल नहीं पाते और धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। और एक ऐसा टाइम आता है कि ये ब्लैक होल पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं, और इस तरह से एक दानव का अंत हो जाता है। हालांकि इस राक्षस को एक बार फिर से जगाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जब किसी आकाश गंगा का किसी दूसरी आकाश गंगा से टकराव होता है तो उस आकाश गंगा के केंद्र में टकराने वाली आकाश गंगा के भीतर स्टार जब आपस में टकराते हैं और उसके बाद वे फटते हैं और गैसीय बादल के साथ कोलैबोरेट होकर एक बार फिर से ब्लैक होल जैसे राक्षस को जन्म देते हैं, और शायद पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ दोबारा से आते हैं। अगर हम बात करें तो यूनिवर्स में ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें हमारे सूर्य के आकार से 1000 से 1000 गुना अधिक बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हो सकते हैं, जिनमें ब्लैक होल्स इसी तरह से अपना अस्तित्व समाप्त करते हैं और फिर किसी स्टार के विस्फोट या टकराने के कारण एक बार फिर ब्लैक होल का जन्म होता है। और यह क्रिया इसी तरह से ही चलती रहती है और यूनिवर्स भी इसी तरह से काम करता रहता है। लेकिन अभी तक हमारे वैज्ञानिकों के पास इसका जवाब नहीं है कि ज्यादातर ब्लैक होल्स गैलेक्सी के सेंटर में ही क्यों पनपते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है, जैसा कि हमने वीडियो के बीच में बताया था, कि गैलेक्सी का निर्माण ब्लैक होल द्वारा ही होता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन अब जब से JWST ने स्पेस में अपनी छलांग लगाई है तो कुछ ही समय में हम इस रहस्य से पर्दा साफ कर देंगे, क्योंकि JWST में इंफ्रारेड कैमरे से हम जल्द से जल्द हम ये सब जान पाएंगे। आपको क्या लगता है कि गैलेक्सी के क्रिएशन में ब्लैक होल का हाथ हो सकता है क्या? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।